हेलो एवरीवन, एक बार फिर से एक बार नई वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हूँ मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया। आज मैं आप लोगों के सामने समाज की वीडियो लेकर आई हूँ। समाज की वीडियो मैंने पहले भी लेकर आई थी, लेकिन आज जो मैं लेकर आई हूँ वो मैं लेकर आई हूँ जो आपके हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए, यानी कि हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज जो है वो पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की कहीं किसी भी लेवल की परीक्षा हो। हिंदी का जो पेपर आता है उसमें ये समाज जो है वो अवश्य पूछे जाते हैं। तो मैं आज इसको एक नए उसमें लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को समाज जो है वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर लें लेकिन अगर हमें हिंदी ही नहीं आती तो हम प्रतियोगी परीक्षाओं को कैसे पास कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें जहां बाकी सब्जेक्ट्स का पता होना ज़रूरी है वहां पर हमें हिंदी के बारे में भी पता होना ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को समाज करवाऊँगी। समाज को मैं थोड़ा करके करवाऊँगी ताकि आप लोगों को आसानी से ये समझ में आ सके, यानी कि एक भाग आज करवाऊंगी, एक अगली वीडियो में करवाऊंगी, इस तरह से करवाऊंगी ताकि आपको उदाहरण सहित जो मैं करवाने जा रही हूँ वो आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले करते हैं समाज की परिभाषा। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि समाज होता क्या है तब तक हम इसे आगे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले है हमारी समाज की परिभाषा। परिभाषा में क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। मैंने इसे समास नहीं कहा, मैंने इसे क्या कहा है, समस्त पद। मैंने इसे समस्त पद कहा है, समास नहीं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, यानी कि दो शब्द या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनको जब मिलाया जाता है तो उनको मिलाने से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम कहते हैं समस्त पद। और इस प्रक्रिया को, यानी कि इस मेल की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, समास। यानी कि इनको मिलाने से जो नया शब्द बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से जो नया शब्द बनता है उसे कहा जाता है समस्त पद। और इस मेल की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है समास। अब है एग्जाम्पल जिससे आपको पता चल सके कि क्या चीज़ है, ये समस्त पद क्या है और समास क्या है। अब यहाँ पर लिया हमने गंगा का जल। इसमें क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाया गया तो ये क्या बना, समस्त पद। और ये हमारा क्या बन गया, गंगा जल। तो गंगा जल जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, समास। इसमें विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहली तो ये होती है कि दो पदों का योग होता है, यानी कि यहाँ भी आपको मैंने बताया कि दो शब्दों को मिलाने से एक नया शब्द बनता है, यानी दो पदों का इसमें योग होता है। जैसे ये गंगा जल, गंगा जल क्या है, गंगा अलग पद है और जल क्या है, वो एक अलग पद है। इन दोनों को मिलाया हुआ है, दो पदों का एक पद बनाते हैं। अब ये एक अलग पद है, ये जल जो है वो अलग है। अब इन दोनों को मिलाया हुआ है तो दोनों को मिलाने से क्या बनाया हुआ है, पूरे का पूरा गंगा जल। तो यानी कि दो पदों को मिलाने से एक पद बनता है गंगा जल। विभक्ति का लोप हो जाता है, विभक्ति का लोप, यानी कि गंगा का जल। तो इसमें विभक्ति क्या है, का। इसका जो जब हम इसको मिलाकर एक कर देते हैं, यानी कि जब हम गंगा जल बना देते हैं तो इसमें का लोप हो जाता है। ये क्या कहलाती है, हमारी विभक्ति। ये हमारी क्या कहलाएगी, विभक्ति। यहां तक आया आपको समझ में। गंगा का जल, गंगा इसमें अलग पद है, जल इसमें अलग पद है।
इन दोनों को मिलाया और दोनों पद को मिलाकर क्या बना, एक पद बन गया गंगा जल। अब इसमें विभक्ति का लोप होता है। क्या था, गंगा का जल, इनको बनाया हमने गंगा जल, तो इसमें क्या हो गया, का विभक्ति जो थी उस वो गायब हो गई, वो लोप हो गया उसका। अब है इसके दो होते हैं इसमें पद जो पाए जाते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। अब हम लेते हैं, शब्द है हमारा रसोई घर। रसोई घर में रसोई क्या है हमारा, पूर्व पद यानी कि पहले का पद। घर क्या है हमारा, उत्तर पद। और के लिए क्या है यहाँ पर, विभक्ति। तो इन सब दोनों को यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर हमारा क्या बना, समस्त पद यानी कि रसोई घर। तो ये हमारा क्या बन गया, समस्त पद। अब आपको समझ में आया होगा कि समस्त पद क्या होता है और समास क्या होता है। दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद, जब इनको मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, समस्त पद। पूर्व पद क्या है रसोई घर में, रसोई। उत्तर पद क्या है, घर। और के लिए बीच में क्या है, विभक्ति। जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, रसोई घर। तो इसमें के लिए जो विभक्ति है वो क्या हो गया, इसका लोप हो गया, के लिए का लोप हो गया। अब आते हैं इसके भेदों पर। इसके मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययभावी, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा होता है हमारा बहुव्रीहि और चौथा पद जो होता है वो कहलाता है द्वंद्व। यानी कि मुख्य रूप से इसके चार प्रकार होते हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। कई बार हम ये देखते हैं कि कुछ लोग जो है इसको 6 भाग कर देते हैं, जबकि जो हमारे अन्य 2 भाग हैं, 2 भेद हैं, कर्मधारय और द्विगु, ये तत्पुरुष समास का ही भेद माना जाता है। ये दोनों भेद जो हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। तो कुल मिलाकर हमें अगर पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हमारे जो समास हैं उनके भेद कितने हैं, मुख्य भेद कितने हैं, तो मुख्य भेद हमारे कितने माने जाएंगे, 4 मुख्य भेद हमारे माने जाएंगे। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कर्मधारय और द्विगु समास ये किस भेद के अंतर्गत आते हैं और आपको 4 ऑप्शन दी जाती हैं, तो वो हमारे किस भेद के अंतर्गत आएंगे, तत्पुरुष समास। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। एग्जाम की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये चीज़ जो हमारा प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि कर्मधारय और द्विगु समास जो है वो किस भेद के अंतर्गत आते हैं या वो समास का कौन सा भेद माने जाते हैं, तो वो क्या है, तत्पुरुष समास। चलिए आगे चलते हैं। पहला भेद हम करेंगे अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या है, जिसमें पहला शब्द अव्यय हो, यानी कि जो हमें दिया गया है उसमें पहला शब्द जो होता है वो अव्यय कहलाता है। अब अव्यय क्या होता है, पहचान क्या है इसकी, अव्यय क्या होता है, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा कि अव्यय क्या होता है, जिसका लिंग वचन नहीं बदला जाता और कारक रूप नहीं होता, उसे कहते हैं हम अव्यय। तो जिसमें हमें दिखाई दे कि पहला शब्द जो है हमारा अव्यय है, ये भी 2 शब्दों के जोड़ से बना होता है, तो जिसमें पहला शब्द अव्यय होता है और इसमें पूर्व पद जो होता है वो प्रधान माना जाता है, यानी कि पहला पद जो होता है वो प्रधान माना जाता है, और जो उत्तर पद है यानी कि दूसरा जो पद है उसमें संज्ञा या विशेषण पाई जाती है। ये आप लोगों को बहुत कम कोई बताता है कि जो उत्तर पद होता है उसमें संज्ञा या विशेषण पाया जाता है। उदाहरण लेते हैं हम कि अजन्मा, ये हमने उदाहरण लिया। हमारा जो ये वाला पूर्व पद जो है वो क्या है, खाली,
ये हमारा माना जाएगा और ये हमारा क्या माना जाएगा, उत्तर पद। तो अ जो है इसका ना तो लिंग बदला जा सकता है, ना ही इसका वचन बदला जा सकता है, और ना ही ये कोई कारक रूप है। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, अव्यय। ये हमारी क्या पहचान है कि ये हमारा हो जाएगा अव्यय। अव्यय होने के कारण ये हमारा कौन सा समास बन जाएगा, अव्ययी भाव। क्या है इसका, अजन्मा बिना जन्म। क्या हुआ इसका, बिना जन्म। अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं, बिना जन्मे। एक अन्य उदाहरण हम लोग लेते हैं, भर पेट। इसमें अगर हम देखें, भर जो है वो क्या है हमारा अव्यय, और पेट जो है वो हमारा क्या है, उत्तर पद। तो ये हमारा क्या है, दो पदों के योग से बना हुआ भर क्या है हमारा पूर्व पद यानी कि अव्यय, और ये पेट क्या है हमारा उत्तर पद। तो ये किससे बना, भर पेट। क्या इसका हो जाएगा, पेट भर कर। हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो आज भरपेट खाना खाया, या मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने भरपेट खाना खाया। तो इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, भरपेट का पेट भर कर, यानी कि भरा हुआ पेट। अब इसमें क्या हुआ कि जो पेट है, जब हमने इसको समास का विग्रह किया तो वो क्या हुआ, पेट जो शब्द है वो आगे की तरफ आ गया, भर जो है वो ऐसे का ऐसे पीछे चला गया, उसका अर्थ पीछे चला गया, और इसका अर्थ जो ये शब्द जो है वो पहले आ गया। यानी कि हमें जो दिया हुआ है हमें उसका अर्थ निकालना है, और अर्थ जैसे निकलता है उसके अनुसार हमने उसको लिखना है। ये जो हमारा क्या होता है, अव्यय। अगर हम एक अन्य शब्द को याद रखें, उपसर्ग, तो भी हमें जो है अव्यय भाव समास को पहचानने में दिक्कत नहीं होती। वो क्या कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये हमारा उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगता है। तो ये क्या है, भर पेट। भर जो हमारा क्या है, ये उपसर्ग भी हो सकता है। हम आपको खाली दे दें भर, भर से आपने उपसर्ग बनाना है, आपने क्या कर दिया, भर के साथ लगा दिया पेट, यानी कि भर पेट। तो भर हमारा क्या हो गया, उपसर्ग भी होता है, उपसर्ग होता है। तो जहाँ पर हमें अव्यय भावी समास में उपसर्ग भी मिल जाए, यानी कि ये एक अन्य पहचान है कि अगर वहाँ पे हमें उपसर्ग दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर क्या है, अव्यय भावी समास। और उदाहरण लेते हैं हम इसके अलावा, यथासंभव। यथासंभव। आप बताइए कि इसमें यथासंभव में हमारा पूर्व पद कौन सा होगा, यानी कि अव्यय भाव समास कौन सा होगा। कैसे हमें पता चलेगा कि इसमें अव्यय कौन सा है, जिससे हमें ये पता चले कि ये हमारा अव्यय भाव समास है। तो क्या है, यथा। यथा क्या है, ये हमारा क्या होगा, अव्यय, और संभव इसका अपना एक अर्थ निकलता है। ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो दोनों ही पद हैं अव्यय भाव समास में, दोनों ही जो पद हैं, यानी कि जो हमारा अव्यय है और हमारा जो उत्तर पद है, इन दोनों का अपना एक अर्थ होता है। ये अर्थ रहित नहीं होते, दोनों का अपना एक अर्थ निकलता है। तो यथा संभव, यानी कि जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके, संभव का संभव, यथा जितना भी संभव हो सके। तो इसका आप दोनों का अपना अपना अर्थ है। तो ये क्या है, हमारा कहलाता अव्यय भावी समास। अव्यय भावी समास में क्या होता है कि पहला हमारा जो पद होता है वो होता है क्या है, अव्यय, जिसका ना तो हम लिंग बदल सकते हैं, ना हम वचन बदल सकते हैं, और ना ही इसका कोई कारक रूप होता है। और अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, या एक जिसको हम कहते हैं तुक्के वाली बात, या हम कह सकते हैं कि हिंट ले लें, हिंट वाली बात कह दें, तो उसमें क्या होता है कि हमारा उपसर्ग जहाँ पे हमें दिखाई देता है वहाँ पर हमारा कौन सा हो जाता है, अव्यय भावी समास। दो पद होते हैं,
दोनों पदों का अपना एक अलग से अर्थ निकलता है। यानी पूर्व पद जो है उसका भी अर्थ होता है और जो उत्तर पद है उसका भी अर्थ होता है। पूर्व पद इसमें प्रधान होता है। प्रधान क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि ये अव्ययभावी समास है। ये अव्यय होता है, प्रधान होता है और इसी से हमें पहचान होती है कि ये हमारा अव्ययभावी समास है। उत्तर पद जो होता है वो हमारा क्या होता है? संज्ञा या विशेषण। यानी कि जो उत्तर वाला पद है वो हमारा या तो संज्ञा होगी या हमारी वो विशेषण होगा। पूर्व पद क्या होगा? प्रधान होगा। तो परिभाषा हमने देखी समास की कि दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? समस्त पद। यानी कि ये हो गया समस्त पद और इसी प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? समास। इसमें दो होते हैं पद, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। इन दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? समस्त पद। यानी गंगा पूर्व पद, जल उत्तर पद, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? गंगा जल यानी समस्त पद। दो पदों का योग होता है इसमें। दो पद कौन से हो गए? रसोई घर। दो पद हो गए रसोई घर। दोनों पदों को एक पद बनाया जाता है, यानी कि दोनों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? रसोई घर। विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी कि इसके में जो विभक्ति बनी हुई थी जब हमने इसको समास किया तो क्या हो गया था? रसोई के लिए घर। तो बीच में कौन सी विभक्ति थी? के लिए। के लिए का क्या हो गया? लोप। तो ये क्या हो गया? रसोई घर। मुख्य रूप से भेद कितने हैं? 4। अव्ययभाव, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। और जो कर्मधारय समास है और जो द्विगु समास है वो किसके अंतर्गत आते हैं? तत्पुरुष समास के। अव्ययभाव जिसमें पहला शब्द अव्यय होता है और पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है, उत्तर पद जो है उसमें संज्ञा या विशेषण होता है। दोनों में से एक चीज पाई जाती है। भरपेट, पेट भरकर। यथासंभव, जितना संभव हो सके। यथा हमारा क्या हो गया? अव्यय और संभव क्या हो गया? हमारा उत्तर पद। तो ये हमारा जो है कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम्स की दृष्टि से हम देखें, जो प्रतियोगी परीक्षाएं जो हमारी होती रहती हैं, चाहे वो HTET है, चाहे वो CTET है, या वो UPSC है, या किसी भी तरह का जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाते हैं। तो उसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो मैंने आपको एक एक भेद को अलग अलग करके बताया, उसकी परिभाषा को अलग बताया, उसकी जो पहला भेद है उसको उदाहरण के साथ आपको बताया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको मेरे द्वारा बताया गया समास की जो परिभाषा है, उसका जो भेद है वो आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि इसी से संबंधित जो आपकी आने वाली वीडियोस हैं, जो बाकी भेद आपके रह गए हैं, उनकी जो वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। एक नई वीडियो लेकर, यानी कि इसके जो बाकी भेद हैं उनको लेकर एक बार फिर से आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।